हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने जो कांच की आयताकार स्लैब है उसमें से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। आज वाले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तनांक से। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपवर्तनांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको बताया था कि जो परावर्तन है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये फर्क होता है। अपवर्तनांक क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझाता हूं आपको। देखिए, ये माध्यम एक मीडियम है, माध्यम 1 है वायु, और ये दूसरा मीडियम या माध्यम है कांच। तो देखिए ये किरण आ रही है ए ओ, ये किरण आ रही है प्रकाश की। ठीक है, ये कांच की एक स्लैब है, तो ये ओ जो आपतन बिंदु पे टकराई किरण, और टकराने के बाद ये किरण को क्या करना था? सीधा जाना था, ऐसे ही, ऐसे सीधा जाना था, लेकिन ऐसे नहीं गई वो क्या होगी? ये जो अभिलंब है इस आपतन बिंदु पे, अभिलंब एन एन डैश है, इसकी ओर झुक गई। ठीक है, इसकी ओर मुड़ गई। तो ये जो मोड़ आया है, मतलब जो दिशा में परिवर्तन आया है प्रकाश की किरण में, उसको क्या बोलेंगे? हमें अपवर्तनांक बोलेंगे। किसका अपवर्तनांक? मीडियम नंबर 2 का, माध्यम 2 का। किसके तुलना में? माध्यम नंबर 1 की तुलना में। ठीक है, जिस माध्यम के अंदर दिशा का परिवर्तन होता है ना प्रकाश की किरण का, उसका अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण जैसे वायु से कांच की स्लैब में ये प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण, तो यह अपनी दिशा बदल लेती है। प्रकाश की किरण देखिए सीधी जानी थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो दिशा बदल लेती है। दिशा में परिवर्तन के माप को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दिशा में कितना परिवर्तन आया है? अगर अभिलंब की ओर मुड़ी है तो कितनी मुड़ी है, अगर अभिलंब से दूर घटी है तो कितनी हटी है, उसके माप को हम क्या बोलेंगे? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक बोलेंगे। किसका बोलेंगे अपवर्तनांक? जिसके अंदर अपवर्तन होता है, जिसके अंदर जो प्रकाश की किरण मुड़ती है जिस माध्यम में, उस माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं हम। देखिए मान लीजिए प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है। ठीक है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की तुलना में निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिखाया जाता है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माना जाएगा माध्यम 1 की तुलना में। सूत्र क्या होगा? अपवर्तनांक को हम दिखाते हैं स्मॉल एन से, छोटे एन से। अपवर्तनांक माध्यम 2 का पहले 2 पहले लिखेंगे, 1 को बाद में। 2 का अपवर्तनांक 1 की तुलना में, तो n/1 अपवर्तनांक माध्यम 2 का 1 की तुलना में क्या लिखेंगे? माध्यम पहले इस माध्यम 1 को लिखो, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो देखिए माध्यम 2 में अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये अनुपात निकाल लो, अनुपात निकालोगे तो वो अपवर्तनांक आ जाएगा। किसका अपवर्तनांक आ जाएगा? माध्यम 2 का आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं V1, मान लेते हैं V1 जो है वो चाल है। ठीक है, V1 किसकी चाल है? प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो V1 जो हम मान लेते हैं, V1 जो है वो चाल है प्रकाश की माध्यम 1 में, और V2 जो चाल है प्रकाश की माध्यम 2 में। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को V1 मानना है तो V1 लिख दिया, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है तो V2 लिख दिया, तो V1/V2। ये आप अपने तरीके से कर सकते हो। ये मेन है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये प्रकाश की चाल माध्यम 1 में हमने V1 मान ली, माध्यम 2 में हमने V2 मान ली, तो V1 बटे में V2। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया। यहाँ पे V1 जो है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और V2 जो है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो ये हमने पढ़ा अपवर्तनांक के बारे में। और ये I जो है ये अभिलंब हो गया, I जो है वो ये जो आपतन कोण हो गया, और ये R जो है वो अपवर्तन कोण। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। तो इसको बोलेंगे हम
अपवर्तन कोण और आई जो है वो आपतन कोण है, ठीक है। एन एंड डैश जो अभिलंब है और ये सीधी जानी थी, ये मुड़ गई, तो ये दिशा में परिवर्तन हो गया। अपवर्तनांक का आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, जो मैंने बताया आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। और डायग्राम अच्छे से बनाना है। उसके बाद है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक हम मापते हैं। निरपेक्ष का मतलब क्या है? जब हम जो पहला माध्यम है, जैसे देखिए ये जो पहला माध्यम है, हमने हवा लिया ना, अगर हम हवा ले लें पहला माध्यम, या निर्वात ले लें। निर्वात का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें से हवा निकाल दी आपने, ठीक है, जैसे कि वैक्यूम बोल देते हैं उसको, निर्वात। निर्वात का मतलब है, इंग्लिश में लिखते हैं इसको वैक्यूम। मतलब किसी भी चीज के अंदर, मान लीजिए कोई आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में से सारी हवा निकाल दी, तो फिर क्या बच गया उसके अंदर? निर्वात बच गया, मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, हवा भी नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे अंतरिक्ष में अगर जाते हैं ना, वहां वैक्यूम है किस्म से, वहां पे हवा वगैरह कुछ नहीं है, तो उसको वैक्यूम बोलेंगे। तो अगर हम जो पहला माध्यम है उसको हम हवा या निर्वात ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा माध्यम आप कोई भी ले रहे हो, ठीक है, तो फिर हम जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो माप रहे हैं ना, उस अपवर्तनांक को हम अपवर्तनांक की बजाय हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे इस केस के अंदर हम इसके अपवर्तनांक के माध्यम 2 के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। भौतिक विज्ञान को आपको आराम से करना होगा, जल्दबाजी के अंदर आप करेंगे तो आपका इंटरेस्ट खोता चला जाएगा, तो आपने बिल्कुल स्लो हो जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी दिए गए माध्यम में प्रवेश करती है, तो दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात की तुलना में मापा जाता है। सापेक्ष माने तुलना में मापा जाता है, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात में से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है निर्वात या वायु की तुलना में मापा जाता है। तो अब ये जो माध्यम है ना, उसका अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम दिखाएंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक का, ये एम से मीडियम बनता है अपवर्तनांक माध्यम का, ठीक है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में जो प्रकाश की चाल है उसको मान लेते हैं c, जिसकी वैल्यू होती है 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जो प्रकाश की ओरिजिनल चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हो, या 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और माध्यम में प्रकाश की चाल है, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, जिसमें प्रकाश की किरण गई है, उसमें प्रकाश की चाल क्या है? v मान लेते हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c है, बटे में जो माध्यम में प्रकाश की चाल जो है v है, तो c बटे में v, ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां मैंने दे रखा है c जो है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और v जो है दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। बिल्कुल आसान था निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक एक चीज को आपने आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बुक का एक एक टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे उदाहरण दे रखा है, जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। अगर मान लीजिए आपको किसी का निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया 1.33 है, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रकाश की किरण की का वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में प्रकाश की किरण का जल में चाल, उसका अनुपात क्या है? 1.33 है, ठीक है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण का निर्वात या वायु में चाल बटे में प्रकाश की किरण का जल में चाल, ठीक है, क्या हो गया? 1.33 है। उसको बोलेंगे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल के बीच अनुपात 1.33, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, आराम से करना आपने। उसके बाद लेंस क्या होता है? देखिए लेंस क्या होता है, देखिए लेंस आपने दर्पण पढ़ा था। दर्पण के अंदर तो एक जो सतह थी वो पॉलिश की हुई थी, और ये जो है परावर्तक पृष्ठ था जहां पे किरणें टकरा रही थी, तो ये तो आपने दर्पण का पढ़ा, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लेंस। लेंस के अंदर क्या होता है? लेंस के अंदर कोई भी जो है सतह जो हो वो पॉलिश नहीं होती, ठीक है। जैसे ये पारदर्शक
कोई चीज है, आर पार आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, लेंस के अंदर, इसके अंदर जब कोई किरण आएगी, ठीक है, तो किरण आएगी तो क्या हो जाएगी, वो दूसरी साइड ऐसे अपनी दिशा परिवर्तित होके अपवर्तन होके जाएगी, ठीक है। किरण आएगी तो वो दिशा परिवर्तित होके वो ऐसे जाएगी। वो हम पढ़ेंगे कैसे, कौन कौन से लेंस होते हैं। तो लेंस क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है दो पृष्ठों वाला। देखिए एक तो सतह ये है, एक सतह ये है। लेंस क्या है, दो पृष्ठों वाला, दो सतहों वाला ऐसा पारदर्शी माध्यम है, आर पार आप देख सकते हो इसके, जिसका दोनों या एक पृष्ठ गोलीय हो, जिसके या तो दोनों ही पृष्ठ, इसमें देखो दोनों ही पृष्ठ गोलीय हैं, दोनों ही सतह गोलीय हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक सतह तो समतल हो और दूसरी सतह ये देखिए ये ऐसे गोल हो, या फिर एक सतह गोल समतल है, दूसरी सतह ये अवतल है, ठीक है। तो देखिए ये पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी, ये भी लेंस ही है। लेंस की दो सतह होती है, ठीक है। लेंस क्या है, दो सतह वाला ऐसा पारदर्शिक माध्यम जिसका दोनों सतह या एक सतह, दोनों पृष्ठ या एक पृष्ठ जो है वो गोलीय हो, कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लेंस, उसको बोलेंगे हम लेंस बोलेंगे, ठीक है। और लेंस हम इसके अंदर वैसे एग्जांपल के अंदर दो टाइप के लेंस पढ़ेंगे, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को द्विउत्तल भी बोल देते हैं और अवतल को द्विअवतल भी बोल देते हैं। देखिए पढ़ते हैं हम, द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस क्या होता है। देखिए द्विउत्तल मतलब दोनों साइड उत्तल होंगी, एक साइड ये उत्तल, ये भी साइड बाहर की तरफ उभरी ये भी उत्तल, ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, द्विउत्तल। ऐसा लेंस जिसकी दोनों ही सतह वो उत्तल हो उसको बोलेंगे द्विउत्तल लेंस। देखिए ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ भी लिख दो चाहे सतह लिख दो, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो उसको द्विउत्तल या उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। यह लेंस किनारों की तुलना में, देखिए किनारों पे तो पतला होता है और बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला और बीच में मोटा, तो यह लेंस किनारों की तुलना में बीच में से मोटा होता है, उत्तल लेंस। और यह लेंस क्या करता है, ये इसका मुख्य अक्ष है लेंस का, तो इस लेंस में से अगर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, वो मुख्य फोकस में से गुजरेंगी। ये लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस, जो प्रकाश की किरणें आती है ना उनको फोकस कर देता है मुख्य फोकस में। अब अभिसारित बोल देते हैं, अभिसारित मतलब केंद्रित कर देता है, तो इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरण को अभिसारित करता है, मतलब केंद्रित कर देता है एक पॉइंट पर, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए ये लेंस है और ये इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। और ये मुख्य अक्ष ध्यान रखो, ये मुख्य अक्ष है और ये किरणें आ रही है, देखिए इसमें अपवर्तन के बाद इसमें से मुख्य फोकस में से केंद्रित हो रही है। ये देखिए प्रकाश की किरणों को ये केंद्रित कर रहा है एक पॉइंट पर, अभिसारित कर रहा है, तो इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे द्विअवतल लेंस क्या होता है, दोनों साइड अवतल हो उसको द्विअवतल लेंस बोलेंगे। जबकि ऐसा लेंस जिसके दोनों सतह दोनों पृष्ठ अवतल हो, मतलब दोनों पृष्ठों में जो है वो खड्डे हों बीच में, तो उसको द्विअवतल लेंस या अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। यह लेंस किनारों पे तो मोटा होगा और बीच में जो होगा पतला होगा, अंदर की तुलना में वो किनारों पे जो वो मोटा होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है, इसको बोलेंगे हम अवतल लेंस, ठीक है। और यह लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित मैंने फैला देता है, इसलिए उसको अपसारी लेंस भी बोल देते हैं। देखिए प्रकाश की किरणें, ये तो मुख्य अक्ष इसका, और ये प्रकाश की किरणें आई, इसको केंद्रित नहीं कर रहा, ये फैला रहा है, ये आ रही तो इसको फैला रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस भी बोलेंगे। तो उत्तल और अवतल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस बोलते हैं, ये हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे लेंस से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको आने चाहिए, जैसे आपने गोलीय दर्पण से जुड़े हुए तथ्य पढ़े थे ना, वक्रता केंद्र वगैरह, ध्रुव वगैरह, इसी तरह अब हम लेंस से जुड़े हुए तथ्य पढ़ेंगे। फिर लेंस के अंदर अपवर्तन कैसे होता है वो चीजें पढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें आपको आराम से करनी होगी, ठीक है, जल्दबाजी के अंदर नहीं कर सकते आप। तो देखिए लेंस से जुड़े मुख्य तथ्य, लेंस चाहे कैसा भी हो, चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो, ठीक है, कोई भी लेंस हो, उसके अंदर देखिए पहले मैं
उत्तल का ही ले लेता हूं उदाहरण। ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के दो वक्रता केंद्र हो गए। पहले तो ये पॉइंट दें, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस है ये, और दोनों साइड जो है उत्तल है, तो इसके जो क्या हो गए, दो वक्रता केंद्र हो गए। देखिए ये जो सर्कल है इसका केंद्र होगा ये, एक वक्रता केंद्र मैंने लिख दिया C1, और ये दूसरा जो वक्रता केंद्र, ये गोल जो गोला बनेगा उसका जो वक्रता केंद्र है C2। तो उत्तल लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उनके दोनों के जो कि दो वक्रता केंद्र होंगे। किसी भी लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं जिसको C1 एंड C2, वक्रता केंद्र नंबर 1 वक्रता केंद्र नंबर 2 से दर्शाते हैं, ठीक है। और दोनों वक्रता केंद्र के बीच में से जो लाइन गुजरती है उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है ना, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर। लेंस के केंद्र को, ये लेंस है, इसका ये केंद्र है, ओ से दिखा देता हूं मैं इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, लेंस के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया इसका, जिसे हम ओ अक्षर से ऑप्टिकल सेंटर, ओ मैंने ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ अक्षर से दिखाते हैं प्रकाशिक केंद्र को। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना दिशा बदले बाहर निकलती है, ठीक है। देखिए ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र नंबर 1, ये वक्रता केंद्र नंबर 2, और ये प्रकाशिक केंद्र है O। तो O से कोई भी रेखा अगर आती है ना, इसमें से अगर गुजरेगी तो वो सीधी ही जाएगी, वो कोई अपवर्तन नहीं दिखाएगी। ये आई किरण और ये प्रकाशिक केंद्र में से गुजरेगी तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी ही निकलेगी, चाहे ऐसे आ रही हो तो ऐसे निकलेगी, ऐसे आ रही तो ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना दिशा बदले बाहर निकलती है दूसरी साइड से। और लेंस के वृत्ताकार सतह के व्यास को हम द्वारकीय अपर्चर कहते हैं। कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, देखिए ये इसका ये व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास, इसको क्या बोलेंगे हम, द्वारक या अपर्चर। इसी तरह अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं अवतल लेंस बना दूं तो इसका द्वारक क्या होगा, ये जो दूरी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हम द्वारक या अपर्चर। ये जो दूरी है, वृत्ताकार सतह ये होगी ना, वृत्ताकार सतह ये है, ये वृत्ताकार सतह ये है, वृत्ताकार सतह के व्यास को हम क्या बोलेंगे, हम द्वारक या अपर्चर बोलेंगे। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं जिन्हें F1 एंड F2 से दिखाते हैं, ठीक है। देखिए लेंस का दो मुख्य फोकस होगा, ये जो उत्तल लेंस है जैसे, इसका एक मुख्य फोकस होगा ये, इसको बड़े F1 से दिखाएंगे, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र C1 है ना, इसको 2F1 से दिखा सकते हैं, क्योंकि F1 का डबल है ना ये दूरी जमा में ये दूरी, ठीक है। यहां से तो यहां तक जो दूरी है इसको F1 से दिखाएंगे, इसको 2F1 से दिखाएंगे, क्योंकि इस दूरी का ये डबल होती है, इस दूरी का, ये दूरी जो है, इस दूरी का ये जो दूरी डबल होती है, तो इसको F1 से दिखाएंगे, तो इसको 2F1 से दिखाएंगे, ठीक है। फोकस दूरी का ये डबल होती है वैसे। तो वक्रता केंद्र को हम जैसे 2F1 से, इसको C2 को हम 2F2 से दिखा सकते हैं। तो जो लेंस है, लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, एक मुख्य फोकस ये इस साइड वाला और एक मुख्य फोकस ये इस साइड वाला, F2 से हम दिखाएंगे, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र ये O है और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और ये भी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, इसको भी क्या बोलेंगे हम, ये बराबर होंगी, फोकस दूरी बोलेंगे इसको भी, ठीक है।
फोकस दूरी, और इसको दिखाएंगे स्मॉल एफ से, इसको दिखाएंगे फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। इसका यहाँ पे स्मॉल f1 लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल, इसको स्मॉल f2 लिख सकते हैं, छोटा f से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहां तक आपका किया, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 पढ़ा, लेंस द्विउत्तल या उत्तल लेंस, द्विअवतल या अवतल लेंस के बारे में पढ़ा, और लेंस से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्य पढ़े। ठीक है, देखिए बुक के अंदर आपके ये अपवर्तनांक का टॉपिक दे रखा है, इन्हीं चीजों को मैंने बिल्कुल आसान बना रखा है। निर्वात में वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल होती है प्रकाश की या लाइट की। ठीक है, इन चीजों को मैंने बिल्कुल आसान बना रखा है, इसमें से नहीं करना, मेरे वाला करना है, बिल्कुल आसान लगेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक मैंने आपको बता दिया, बुक का पढ़ना, बुक के अंदर सारी चीजें दे रखी है। अच्छा, क्राउन कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, ग्लास का 1.52, इसको करना है तो कर लेना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इनको आपने लर्न नहीं करना, कभी लर्न करने बैठ जाए कोई फायदा नहीं लगेगा, लर्न का रट्टे मार सकते हैं, कोई फायदा नहीं लगेगा आपको लर्न। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए प्रश्न उत्तर हम लास्ट में करेंगे। गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, ये यहाँ पर हमने द्वि उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, ये चीजें हमने पढ़ ली, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, ये वाला टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर, इस बुक के अंदर हम जो करेंगे, इसमें दे रखा है कि पतले लेंस क्या होते हैं। देखिए पतले लेंस क्या होते हैं ये बता देता हूं, इसमें दे रखा है लास्ट के अंदर, इसमें ये बोल रखा है, कहता है कि हम बुक के अंदर उन लेंसों को पढ़ेंगे जिनका जो द्वारक है, ये जो द्वारक है वो छोटा होगा वक्रता त्रिज्या से, बहुत वक्रता त्रिज्या तो ये है, जैसे C1 मान लिया, और द्वारक है ये। ठीक है, द्वारक जो है वो छोटा होगा वक्रता त्रिज्या से। ऐसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो द्वारक है ना वक्रता त्रिज्या से, मतलब वक्रता त्रिज्या द्वारक से बड़ी होगी, ऐसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और जिनकी जो दोनों वक्रताएं त्रिज्याएं, ये वक्रता त्रिज्या है और दूसरी वक्रता त्रिज्या ये है, दोनों वक्रता त्रिज्या जो है वो प्रकाशिक केंद्र से बराबर की दूरी पे होगी, ऐसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। मतलब ऐसे लेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम कि जिसमें एक तो ऐसे हो और दूसरा जो ऐसे हो, गोलाई जो है वो कम ज्यादा हो, गोलाई कम ज्यादा वाले नहीं पढ़ेंगे, बराबर गोलाई वाले पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है इसके अंदर। ठीक है, इसमें दे रखा है कि हम जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, ऐसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब उत्तल और अवतल लेंस ऐसे पढ़ेंगे जो जिसके अंदर जो है वो दोनों जो सतह हो ना बराबर से गोल हो, ऐसे लेंस को पतले लेंस बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। देखिए आपका लेसन जो 60% से ऊपर जा चुका है। उसके बाद ये अगर आप अपवर्तन का पढ़ लेंगे, अपवर्तन कैसे होता है दोनों उत्तल और अवतल दर्पण के अंदर, वो मेन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, करते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।